हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज हम डिफेंस की न्यूज़ का ज़्यादातर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी अभी नई मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा कोई नई चीज़ इंडक्ट की जा रही है, और कई सारे ऑपरेशंस के ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ आने वाले समय में आपका CAPF का एग्ज़ाम भी है, CDS का एग्ज़ाम भी है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी है, इसके अलावा इंडियन कोस्टल गार्ड का एग्ज़ाम भी है। तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे के सारे डिफेंस न्यूज़ आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। और वीडियो को पसंद अगर आप करते हैं तो बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने में मत शर्माया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ठीक है। और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम के टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। सो स्टार्ट करेंगे आज के CA, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। अल्जाइमर डिसीज़ किससे रिलेटेड है? तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है अल्जाइमर डिसीज़। बेसिकली जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो कुछ हमारा जो ब्रेन में सेल्स होती हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमें मेमोरी लॉस की समस्या हो जाती है, जिसे हम अल्जाइमर के नाम से जानते हैं। सो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हम 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अल्जाइमर की कंडीशन एक्सप्लेन की गई है। ब्रेन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन जो सेल्स है वो स्टार्ट हो जाती है मरना, जिसके कारण मेमोरी लॉस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस दिलाना अबाउट द डिसीज़ और अर्ली आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस 1994। 1994 में पहली बार हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि अल्जाइमर डिसीज़ इंटरनेशनल जो है इसका फॉर्मेशन 1984 में हुआ था। उसके 10 साल के बाद हमने इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। यहाँ पर थीम देखेंगे, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये इसकी इस साल की थीम थी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आज ही के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने 1982 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया था। थीम आप देख सकते हैं, इस पोस्टर में ही है थीम, एक्शन फॉर पीस। एक्शन फॉर पीस ये यहाँ पर इस साल की इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम है। क्लियर? इसके अलावा एक पूरा हफ्ता, हम पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ, ठीक है। जो लास्ट आपका सितंबर वाला संडे वाला जो वीक होता है उसमें इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हम इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरा हफ्ता है, मतलब 18 से लेकर 24 तक, तो हर दिन की अलग अलग थीम है। 18 की अलग थीम थी, 19 की अलग है, लेकिन जो 24 सितंबर है तो 24 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द डेफ, या फिर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ डेफ। इसलिए 24 सितंबर की थीम आपको मैं बता देती हूँ, बिल्डिंग इंक्लूसिव डेफ कम्युनिटी। पहली बार इस दिन को 1958 में लॉन्च किया गया था रोम, इटली में। डन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनके बारे में बताना था। इसके अलावा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। परचम का हेल्पलाइन नंबर है 9929507407। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई इंक्वायरी करनी हो कोर्स के रिगार्डिंग या PDF को परचेज करने के रिगार्डिंग, या फिर करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, या फिर वीकली CA की PDF कैसे लेनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे, इस मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उस केस में आप एग्ज़ाम गाइडेंस सेल का आपके पास नंबर है और मेल ID है, तो आप 224 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि रियो द जेनेरियो मतलब ब्राज़ील में कंक्लूड हुआ है। 12 से लेकर 19 सितंबर के बीच में ये वर्ल्ड कप था। कौन सा वर्ल्ड कप? शूटिंग वर्ल्ड कप। इसको हम नाम रखते हैं ISSF वर्ल्ड कप, राइफल एंड पिस्टल इवेंट, ठीक है। अब भारत की मेडल टैली में रैंकिंग देखेंगे तो भारत ने टोटल 2 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड मेडल जीता है भारत ने और एक सिल्वर मेडल जीता है।
तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं, 2 मेडल्स हैं। तो आप मेडल टैली में इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, इंडिया, जर्मनी एंड फ्रांस। इंडिया, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों कंट्री जो है वो 5th नंबर पे है और तीनों ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 मेडल्स को यहाँ पर जीता है। क्लियर है। अब टॉप कंट्रीज भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में, शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि रियो में हो रहा था। इसमें देखेंगे भारत ने टोटल 2 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 1 गोल्ड मेडल है। तो मेडल टैली में भारत की जो रैंकिंग है वो 5th नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे इटली है। इटली ने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीता है, मतलब टोटल 3 मेडल्स हैं। वहीं चाइना आप देखोगे तो चाइना जो है वो 2nd नंबर पे है, 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रोंज मेडल है। ठीक है। अब यहाँ पे भारत ने जो 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है वो किसने जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है निश्चल ने। किसने, निश्चल ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है वीमेंस कैटेगरी में 50 मीटर इवेंट में। तो 50 मीटर इवेंट में वीमेन कैटेगरी में निश्चल ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। वहीं अगर हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, ला वेनिल के द्वारा ये मेडल जीता गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ रैंकिंग के बारे में। यहाँ पर आपको हम एक रैंकिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है DQL रैंकिंग, डिजिटल क्वालिटी बेसिकली इंडेक्स है ये, जिसमें भारत की रैंकिंग 121 कंट्रीज़ में से 52 नंबर पे है। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो एशिया में इंडिया की रैंकिंग 13th नंबर पे है। क्या है बेसिकली पूरा रैंकिंग, आइए हम देखते हैं। सो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश किया गया है। इसमें बेसिकली आपके कंट्री में किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सर्वे में आप देखेंगे इंटरनेट क्वालिटी चेक की जाती है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ई गवर्नेंस कैसी है और ई सिक्योरिटी कैसी है। तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे रैंकिंग की जाती है। और ये सर्वे हर साल कंडक्ट होता है। और सर्वे कौन कंडक्ट कराता है, नीदरलैंड बेस्ड एक फर्म है जिसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। तो भारत की रैंकिंग 121 कंट्रीज के बीच में 52 नंबर पे है। लास्ट रैंकिंग के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन अप हुई है, 7th पोजीशन से भारत ऊपर गया है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 52 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क, 2nd नंबर पे साउथ कोरिया और 3rd नंबर पे है फिनलैंड। वहीं अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत की रैंकिंग हो जाएगी 13वें स्थान पे है भारत। और सिंगापुर जो है वो एशिया जोन में टॉप पर है। क्लियर, किसमें, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। अब यहाँ पर एक और इंडेक्स पब्लिश किया गया है कि कौन सी कंट्री है जिसने बहुत अच्छे से तरीके से क्रिप्टो को एडॉप्ट किया है। ठीक है, इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग 1st नंबर पे है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 1st नंबर पे है। 2nd नंबर पे नाइजीरिया, फिर वियतनाम, यूएसए और यूक्रेन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी हर साल पब्लिश की जाती है। और रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, क्रिप्टो एनालिसिस फर्म Chainalysis, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश किया जाता है। लास्ट अगर हम रिपोर्ट देखें या लास्ट इंडेक्स देखें उसके कंपैरिजन में भारत की रैंकिंग अगेन यहाँ पर अप हुई है। लास्ट टाइम हम 4th प्लेस पे थे, इस बार हम 1st नंबर पे आए हैं क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। क्लियर है, द रैंकिंग शो हाउ एवरेज पीपल इन द कंट्री आर एडॉप्टिंग एंड यूजिंग क्रिप्टो इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, तो ये दोनों इंडेक्स आपको याद हो गए। पहला है हमारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जिसमें भारत की रैंकिंग किस नंबर पे है, 1st नंबर पे है। फिर है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसमें भारत की रैंकिंग 52 नंबर पे है। और उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में जिसमें भारत की रैंकिंग 5th नंबर पे थी, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ। डन है, चलो अब बात कर लेते हैं हम अपने नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे। जब न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को 28 मई 28 मई को जब इनॉग्रेट किया गया था तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब फाइनली इस बिल्डिंग में हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारी संसद जो है वो इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है, तो वापस से न्यूज़ में है। तो कुछ हाईलाइट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। जब इसे इनॉग्रेट किया गया था 28 मई को तो मैंने इसका डिटेल वीडियो भी लिया था। ठीक है, तो आप डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पीएम मोदी डेजिग्नेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एज पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको नाम दिया है पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब
भारत का संसद भवन नाम दिया गया है हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, ठीक है। और जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो हमारा पुराना जो संसद भवन है, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है और आज से उसको हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? संविधान सदन के नाम से हम ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जानेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से उसको जानेंगे। और नई बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। क्लियर इतनी चीज़ें? अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने सारा काम जो है पूरी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है। जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हम पूरी संसद के साथ हमने एंट्री ली और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे सारे के सारे एमपीज को एड्रेस भी किया, तो एड्रेस के दौरान उन्होंने 3 लोगों का जिक्र किया है। तो उन तीनों व्यक्तियों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर उसके ऊपर जिक्र किया है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, हमारे जो ओल्डेस्ट मेंबर एमपी रहे हैं या लोकसभा के जो ओल्डेस्ट मेंबर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी, जिनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क, ठीक है। इनके बारे में जिक्र किया गया, जो कि 93 ईयर्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यंगेस्ट एमपी के ऊपर भी डिस्कशन किया गया, जिनका नाम क्या है यहाँ पर? चंद्रानी मुर्मू जब केवल और केवल 25 ईयर्स की थी तब इन्होंने बेसिकली एमपी बनी थी और ये बीजेडी से, मतलब बीजू जनता दल से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा एड्रेस करते हुए यहाँ पर एक और लीडर का नाम लिया गया, सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर इंद्रजीत गुप्ता का नाम लिया गया। इन्होंने 36 ईयर्स 1960 से 2001 तक, एक्सेप्ट शॉर्ट पीरियड 1977 टू 1980, मतलब इन 3 सालों को हटा दो, उसके अलावा 1960 से 2001 तक 36 साल ये लोकसभा के एमपी रहे हैं। तो ये 3 पर्सन्स के ऊपर डिस्कशन किया गया था जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को, मतलब एमपी को एड्रेस किया जा रहा था। तो ओल्डेस्ट लोकसभा के मेंबर के ऊपर चर्चा की गई, ठीक है। इसके अलावा यंगेस्ट एमपी के ऊपर चर्चा की गई और आपने 36 ईयर जिन्होंने एज ए एमपी लोकसभा में सर्व किया है, इंद्रजीत गुप्ता, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। अब कुछ और बातें हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो इनॉग्रेशन किया गया था 28 मई को, 28 मई को इनॉग्रेशन किया गया था 2023 में। लेकिन फंक्शन कब से शुरू हुआ है? तो 19 सितंबर 2023 से फंक्शनिंग में आई है, काम में आई है। इनॉग्रेशन की डेट और फंक्शनिंग की डेट, ये दोनों आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत बड़ी बात है नया संसद भवन बनना और उसमें हम फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं। तो 28 मई को नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया था और 19 सितंबर से न्यू बिल्डिंग में जो है वो काम शुरू हुआ है स्पेशल सेशन के साथ, जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बनाया गया। इसके अलावा इस बिल्डिंग को, नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा उसके आर्किटेक्ट है विमल पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विमल पटेल जो है वो आर्किटेक्ट है न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के। इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एंड साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को भी डिज़ाइन करने का काम किया हुआ है। वहीं अगर हम ओल्ड बिल्डिंग के बारे में बात करें तो ओल्ड जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस, इसलिए तो हम लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। सो सर एडविन लुटियन एंड हार्वर्ड ब्रेकर के द्वारा बेसिकली ओल्ड बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था और 1927 से ये बिल्डिंग जो है वो ऑपरेशन में थी, मतलब हमारी जो संसद थी 1927 से वहीं पर स्थापित की गई थी। क्लियर है? अभी जो ओल्ड बिल्डिंग है बेसिकली उसको हम एक असेट, कंट्री के असेट के रूप में जानेंगे क्योंकि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ से लेके आज तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होना, संविधान का बनना, वो पूरी कहानी कहाँ पर है? हमारी ओल्ड बिल्डिंग में ही है। कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वो सारी कहानियाँ कहाँ पर है? ओल्ड बिल्डिंग में ही हुई हैं। इसलिए ओल्ड बिल्डिंग को एज अ असेट, नेशनल असेट हम उसको कंसिडर करेंगे और वहाँ पे एक अच्छा खासा म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में फटाकों की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा ढोल नगाड़े की आवाज़ें आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गणेश विसर्जन भी शुरू हो चुका है। तो गणेश विसर्जन जो है वो स्टार्ट हो गया, इसलिए ये सारा नॉइस आपको देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। आइए हम बात करेंगे कुछ फीचर के बारे में। जो नई बिल्डिंग है इसको 971 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ तैयार किया गया है अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर एरिया में आपको ये नई बिल्डिंग देखने को मिलेगी। जो नई बिल्डिंग है इसके 3 गेट है, इसमें 3 मेन गेट्स हैं। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की है और टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर हम लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी देखें तो लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी है 888, वही ओल्ड बिल्डिंग में थी 543। राज्यसभा में अगर हम सिटिंग कैपेसिटी देखते हैं तो वो 384 है और लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको हम 1272 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लोकसभा का जो हॉल डिज़ाइन किया गया है उसकी थीम क्या है? पिकॉक, मयूर। पिकॉक थीम पर लोकसभा का हॉल डिज़ाइन किया गया है। वहीं राज्यसभा का हॉल डिज़ाइन किया गया है किस थीम पर? लोटस थीम पर, कमल की थीम पर इसको डिज़ाइन किया गया है। और हर एक एमपी की जो सीट है वो उसमें एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी शामिल है। ये कुछ फीचर हैं नई पार्लियामेंट के बिल्डिंग के। क्लियर है? तो आपने देख लिया कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसको आज से हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम यहाँ पर चेंज किया गया है, वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में जो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये है कैप्टन तुषार महाजन। 2016 में जब पुलवामा के समय साउथ कश्मीर में जो अटैक हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी दिखाई थी, उसके बाद ये शहीद हो गए। तो यहाँ पर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पर्सन्स के बारे में। सबसे पहले पर्सन है शशिधरन जगदीशन। इन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। तो फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अप्रूवल दिया है इनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए। शशिधरन जगदीशन इनका नाम है और ये वापस से HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। मतलब 2023 से लेकर ये 2026 तक रहने वाले हैं HDFC बैंक के CEO एंड MD। HDFC बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में आपको इसका हेड ऑफिस देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अगली जो पर्सन है वो भी काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक सर्जन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और वो सर्जन जो है वो पहली फीमेल बन चुकी हैं जिन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है। मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। ये है डॉक्टर मेजर पायल छाबड़ा। ये सर्जन है जो कि आर्मी हॉस्पिटल लद्दाख में काम कर रही थी और ये पहली वीमेन बन गई हैं, पहली वीमेन सर्जन बन गई हैं जिन्होंने एलाइड पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर पायल छाबड़ा। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ डिफेंस के बारे में। ये क्या कहानी है? ये है पैराशूट। ठीक है ना, अब हमारे इंडियन एयरफोर्स को, स्पेशल फोर्सेस को कहीं पर अर्जेंट लैंडिंग करनी हो तो इस तरीके के पैराशूट को हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको डिज़ाइन किया है DRDO ने। ठीक है, नाम क्या है हम देखते हैं, P7। क्या नाम है इसका? P7। तो DRDO ने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिसेंटली कुछ टेस्टिंग वगैरह हुई इसलिए न्यूज़ में आया है ये। DRDO डेवलप्स P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस। तो DRDO ने भारतीय सेना के विशेष बलों के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है और ये 7 टन वेट तक जो है वो मतलब इतने वेट को कैरी करके लैंड कराने में सक्सेसफुल है। तो DRDO हैज़ डेवलप्ड द P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू द 7 टन वेट क्लास फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट। ये जो पैरासूट सिस्टम है उसको इंटायरली डिज़ाइन एंड डेवलप भारत में किया गया है, पहली चीज़ तो ये है। और किसके लिए किया है? आर्म फोर्सेस के लिए, जिससे आर्म फोर्सेस जैसे कि बैटल फील्ड है वहाँ पे अर्जेंटली कोई मेडिकल एड या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या कुछ आर्म्स की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना है तो इस पैरासूट की मदद से डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो पैरासूट डिज़ाइन किया गया ये 100% इंडिजीनियस है, मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, भारत में इसे विकसित किया गया है और इसमें फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल का यूज़ किया गया है। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरोकार्बन एंड सिलिका का यूज़ करते हुए इस पैरासूट को डिज़ाइन किया गया है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं
प्रलय मिसाइल के बारे में। तो प्रलय मिसाइल को खरीद रहा है डिफेंस, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हें खरीद रही है। और हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है LOC और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है LAC, वहाँ पर बेसिकली प्रलय मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। हम थोड़ी सी बातें प्रलय मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, किसने डिज़ाइन किया है, कैसी मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता क्या है, एटसेट्रा। ओके, सो डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर अप्रूवल टू बाय प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने फाइनली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और इस मिसाइल को हमारे बॉर्डर एरिया में बेसिकली LOC और LAC के एरिया में इसको तैनात किया जाएगा। ये जो प्रलय मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, पहली चीज़। और कैसी मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह में मात करने वाली, सतह से सतह में मात करने वाली आपको ये मिसाइल देखने को मिलेगी। इसकी जो रेंज है वो है 150 से लेके 500 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर की रेंज में ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 से 700 kg तक के एक्सप्लोजिव को कैरी करके टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रलय मिसाइल को तैयार किया गया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। साथ ही साथ मिड ईयर में हम इसके जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके पाथ को चेंज किया जा सकता है मिड ईयर में, ठीक है। मतलब आपने हिट कर दिया है और हिट करने के बाद अगर टारगेट मूव हो रहा है तो आप इसके पाथ को चेंज भी कर सकते हैं मिड ईयर में। कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल को डायरेक्टली हम कहाँ लॉन्च करते हैं, अपर अर्थ एटमॉस्फेयर में लॉन्च करते हैं। हम टारगेट को पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर अपने मिसाइल को दागना है या छोड़ना है। तो जब इसको अपर एटमॉस्फेयर में अर्थ के लॉन्च किया जाता है तो वॉरहेड जो है उससे सेपरेट हो जाते हैं और जो आपका प्री डिटरमाइन टारगेट है उसको ये हिट कर देता है, ठीक है। ये सेल्फ गाइडेड वेपन सिस्टम होते हैं। इसमें आप कन्वेंशनल, इसके अलावा न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो भी ये कैरी करके टारगेट को हिट करने में कैपेबल होता है। इसको आप शिप के ज़रिए, एयरक्राफ्ट के ज़रिए, सबमरीन के ज़रिए या फिर लैंड के ज़रिए कहीं से भी आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। ये खास बात बैलिस्टिक मिसाइल में होती है। तो ये प्रलय जो मिसाइल है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आसियान जो कंट्री हैं उनकी पहली ड्रिल होने जा रही है। आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि चाइना ने जब से अपना एक ऑफिशियल मैप जारी किया है तो साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है। भारत में भी टेंशन था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के एरिया को चाइना ने अपना बता दिया। वैसे ही आपने 9 डैश लाइन और 10 डैश लाइन वाला एरिया देखा होगा साउथ चाइना सी का, उस पर भी क्लेम करता है चाइना। तो इसलिए साउथ चाइना सी में क्या है, काफ़ी टेंशन बढ़ गई। इसलिए जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो पहली ड्रिल कर रही हैं साउथ चाइना सी के पास। कहां पर, कौन होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया किक ऑफ आसियान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। आसियान कंट्रीज की जो ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल हो रही है उसको कौन होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है। ये पहली ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है आसियान कंट्रीज की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ठीक है। 19 सितंबर से ये शुरू हुई है साउथ चाइना सी के जो टेंशन बढ़ने के बाद। और ये एक्सरसाइज जो है वो 5 दिनों तक चलने वाली है। कितने दिनों तक चलने वाली है, 5 दिनों तक चलने वाली है। और इस एक्सरसाइज का एक नाम भी रखा गया है, क्या है, एक्सरसाइज 01 नाटूना एक्सरसाइज। बेसिकली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है नाटूना। इस आइलैंड पे एक्सरसाइज हो रही है, ड्रिल हो रही है, इसलिए इसका नाम एक्सरसाइज 01 नाटूना रखा हुआ है, ठीक है। ये जो इंडोनेशिया का आइलैंड है बेसिकली, और जो कि साउथ चाइना सी के पास आपको देखने को मिलेगा। आसियान मेंबर कंट्रीज और ईस्ट तिमोर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इस ड्रिल में। आप मैप में चाहो तो देख सकते हो, ये है साउथ चाइना सी और ये जो लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये है 9 डैश लाइन। और इसके जस्ट देखो आप नीचे, यहाँ पर आपको नाटूना आइलैंड देखने को मिल रहा है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसी आइलैंड के पास जो है वो ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। क्लियर इतनी चीज़ें, ओके। मैप में आपने देख लिया आइलैंड की लोकेशन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन सजग। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रन किया जा रहा है ऑपरेशन सजग। बेसिकली होता क्या है, हमारी कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है ना।
कई सारे ऐसे मतलब जो फिशिंग करने के लिए जाते हैं, कई सारी बोट्स वगैरह हमारे समुद्र में होती हैं। ये जो फिशरमैन होते हैं या जिनकी बोट है, उनके पास एक प्रॉपर आईडी है कि नहीं है, किस तरीके की मैपिंग का यूज़ किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की भी सिक्योरिटी पर्पस से हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए ऑपरेशन सजग जो है वो रन किया जा रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कंडक्ट कर रहा है कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल, जिसका नाम है ऑपरेशन सजग। वो भी कहाँ पर? आपके वेस्ट कोस्ट पे। कहाँ पर? हमारे वेस्ट कोस्ट में इस एक्सरसाइज को इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रन किया जा रहा है, ऑपरेशन सजग, जिसका मकसद क्या है? लोगों में और फिशरमैन में स्पेशली अवेयरनेस दिलाना कि भाई कोई भी इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करे तो हमें बताओ। इसलिए यहाँ पे कड़ी चेकिंग हो रही है। जो क्रू मेंबर्स हैं उनके भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इस काम में 118 शिप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ आप देखेंगे मैरीटाइम पुलिस, पोर्ट्स एंड इंडियन नेवल शिप भी यहाँ पर काम में लगी हुई हैं। काम क्या है इसका? सिक्योरिटी मेजर करना, बायोमेट्रिक करना, बायोमेट्रिक कार्ड रीडर करना। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बायोमेट्रिक कार्ड रीडिंग की मदद से जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिशरमैन हैं उनका डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिससे हम अपनी कोस्टल सिक्योरिटी को और भी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मकसद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर विभव के बारे में। ये है विभव, एंटी टैंक म्यूनिशन। ठीक है, क्या है ये? बेसिकली यहाँ पर देखिएगा 600 कितनी? 600 इंडिजीनियस मतलब भारत में विकसित हम सेल्फ न्यूट्रलाइज एंटी टैंकिंग माइंस को परचेज कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री इसको परचेज करेगी। कौन डिज़ाइन कर रहा है? DRDO इनको डिज़ाइन कर रहा है, जिसका नाम क्या है? नाम है विभव। क्या नाम है इसका? विभव। तो अगर पूछ लिया जाए विभव क्या है तो आप बोलेंगे सेल्फ न्यूट्रलाइज एंटी टैंक माइन। सेल्फ न्यूट्रलाइज एंटी टैंक माइन का नाम है विभव। ठीक है, 600 इंडिजीनियस यहाँ पे सेल्फ न्यूट्रलाइज एंटी टैंक जो माइन है विभव, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एंड डिज़ाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने, और फिर इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। अब क्या है? माइन है, माइन को एक्टिव करके ज़मीन पे लगा दिया। जब कभी वॉर की कंडीशन है या दूसरे किसी कंट्री से है, भारत में बड़े बड़े टैंक वगैरह एंटर हो रहे हैं और जैसे ही टैंक इस माइन पे पड़ेगा तो माइन फट जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ न्यूट्रलाइज है, तो सेल्फ न्यूट्रलाइज का मतलब है कि एक सर्टेन समय के बाद ये खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, बात कर लेंगे थोड़ा सा कि विभव एंटी टैंक जो म्यूनिशन वो है वो आपका सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइन है, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहा है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद बेसिकली यही है कि जो एनिमी के जो आर्मर व्हीकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, इसका मकसद है। और इसका जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कल्याणी ग्रुप कर रहा है फॉर द इंडियन आर्मी। तो 600 यूनिट यहाँ पे परचेज की जाएंगी फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है, ये जो आपका एंटी टैंक माइन है वो बेसिकली मैकेनिकली भी ऑपरेट हो जाता है और मैनुअली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति जब इसको ऑपरेट कर रहा हो तो वो ब्लास्ट ना हो या फिर जो व्यक्ति ऑपरेशन में है उसको कोई भी नुकसान यहाँ पे ना पहुँचे। ठीक है, इनकी जो लाइफ है मतलब एक्टिव लाइफ जो है वो 120 डेज है। आपने किसी माइन को एक्टिव करके ज़मीन में दबा दिया तो 120 डेज तक एक्टिव रहेगी, उसके बाद सेल्फ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब खुद इनेबल हो जाएगी। It has a mechanical timer. Due to this, after 120 days, it will be the self neutralize. और इनका जो स्टोरिंग टाइम है वो 10 years का है। स्टोरिंग लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल की स्टोरिंग लाइफ आपको देखने को मिलेगी। चलिए अंत में एक और बात करते हैं एक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। भारत भी इस तरीके की मिसाइल को यूज़ करता है, लेकिन रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने ये मिसाइल छोड़ी और रशिया का जो पोर्ट था क्रीमिया में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसलिए मिसाइल न्यूज़ में आ गई। तो इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल वर रिसेंटली यूज्ड इन यूक्रेन स्ट्राइक दैट डैमेज अ रशियन सबमरीन एंड द शिप एट द मेजर नेवल पोर्ट इन क्रीमिया। ठीक है, ये जो मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? लॉन्ग रेंज की ये आपको क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको डेवलप किसने किया है? यूके और फ्रांस ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है,
ये जो मिसाइल है ये बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ होती है, जैसे कि कोई टावर इंस्टॉल है, कोई पोर्ट है या कम्युनिकेशन हब है, पोर्ट फैसिलिटी है, एयर बेस है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस क्रूज़ मिसाइल का यूज़ किया जाता है। ये जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है इसको इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई की भी एयर फोर्सेस इस तरीके की मिसाइल्स को यूज़ कर रही हैं। क्लियर है। अब ये जो मिसाइल है इसका वेट है 1.3 टन और जिसकी लेंथ है 5 मीटर की। इसमें टर्बोजेट इंजन का यूज़ किया जाता है जिससे इसकी स्पीड जो है वो 600 mph से भी ज़्यादा होती है। 450 kg तक के जो वॉरहेड है उनको कैरी करने में ये कैपेबल होता है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है, मतलब एक बार टारगेट आपने सेट किया, क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च किया तो वो अपने टारगेट को हिट करके ही लौटेगी। क्लियर है। द मिसाइल इज प्रोग्राम विद एवरी डिटेल ऑफ द टारगेट एंड द पार्ट टू बी टेकन टू रीच द टारगेट पीरियड टू इट्स लॉन्च। एक बार इस मिसाइल को अगर हम देखें तो हमने अगर छोड़ दिया तो ये लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए जाती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड में जाती है, लेकिन इसको कोई भी रडार वगैरह डिटेक्ट नहीं आसानी से कर सकते। ये खास बात आपको इस क्रूज मिसाइल की देखने को मिल जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। क्या है शॉर्ट न्यूज़? सो पहली न्यूज़ है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD ने इंडिया की GDP फॉरकास्ट की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। कितनी? 6.3%। नेक्स्ट है एको ने एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आया है और एको का ये जो नया हेल्थ इंश्योरेंस है उसका टाइटल क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गोवा के चीफ मिनिस्टर के बारे में जिनका नाम है प्रमोद सावंत। उन्होंने रिसेंटली गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया है। बेसिकली जो हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा कौन है? तो अपूर्व चंद्रा जो है वो सेक्रेटरी है, सचिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, और इनके द्वारा पीपल्स G20 बुक को लॉन्च किया गया है जो कि एक ई बुक है न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब DMRC और BEL दोनों ने पार्टनरशिप की है और दोनों मिलके भारत का कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियसली होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है दीपक चहर। इन्होंने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिस नए ब्रांड का नाम क्या है? D9 स्पोर्ट्स। ठीक है। एंड एडिडास ने अपकमिंग जो वर्ल्ड कप हो रहा है ICC 2023 का, इसके लिए इंडियन जर्सी भी अनवील कर दी है। डन। अंत में बात करेंगे कुछ MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीपल्स G20 इस बुक को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो अपूर्वा चंद्रा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी यहाँ भी करेक्ट है। नेक्स्ट है होयसाला ग्रुप जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये टेम्पल्स कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है किस स्टेट में निफा वायरस इन्फेक्शन के कारण कुछ लोगों की डेथ हुई है? सो आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू मार्क प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे में कौन सा कैंपेन रन किया गया था? आपको उस कैंपेन का नाम बताना है। बाकी सारी कहानी को हम कल समझेंगे और जो भी डिस्टर्बेंस हो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, गणेश महोत्सव चल रहा है, तो इस साउंड का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।